हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू हॉरिजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो यूजीसी नेट जेआरएफ उससे रिलेटेड जो भी सिलेबस है तो हम पूरे होल सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। इन द ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों के लिए जितना भी सिलेबस है आपको एक इंट्रोडक्टरी सेशन मिल जाएगा, उसके साथ आप स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपका नेट एंड जेआरएफ आपका पक्का हो जाएगा। और यहाँ पे हम जो भी टॉपिक डिस्कशन करेंगे वन बाय वन टॉपिक डेली आपको वीडियोस प्रोवाइड में होगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा इस चीज़ का। ओके गाइज, तो आप लोग रेडी रहिए और डेली आपको वन वीडियो वन टॉपिक इस तरह से रहेगा। और मे भी आप लोगों का एग्ज़ाम में भी दिसंबर में हो सकता है या अक्टूबर में, मतलब मुश्किल है लेकिन बट अक्टूबर और दिसंबर में हो सकता है आप लोगों का एग्ज़ाम। सो गाइज, पहला हमारा यूनिट है। यूनिट इसमें सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि इसमें कितने यूनिट आते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोगों को 10 यूनिट आपको पढ़ाई जाती है। और जिसमें आपका फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स क्या है कि इसमें कुछ चीज़ें आएंगी, बस अब सिलेबस अपडेटेड है और न्यू है। तो पहले ऐसा सिलेबस नहीं रहा है कि आप लक्ष्मीकांत जस्ट बुक उठाते हैं और वन बाय वन चैप्टर करते हुए जाते हैं और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ऐसा नहीं, इसमें बहुत कुछ एडिशनल बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है जो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। जैसे पहला पॉइंट क्या हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग आपका आएगा नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। अब यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पता होनी चाहिए। इसमें किस थिंकर ने क्या डेफिनेशन दी है आपको इतना याद ये या पता होना चाहिए। और साथ उसके मीनिंग नेचर क्या है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट नेचर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब नेचर में इंटीग्रल भी हो गया, आपका मैनेजरियल भी हो गया है, और स्कोप में जैसे हो गया आपका पोस्ट कोर व्यू हो गया आपका। ये साथ साथ में हमारा जो सब्जेक्ट मैटर व्यू को भी यहाँ पे डिस्कशन होगा। सिग्निफिकेंस में इसकी इम्पोर्टेंस मीन्स क्या कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लाइफ के लिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। मीन्स आप बर्थ लेते हैं, आप डेथ करते हैं, आपको बर्थ से लेकर डेथ तक जो भी आप करते हैं आप एक एज एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं। ओके, और थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमारा इसी में होगा इवोल्यूशन एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द डिसिप्लिन। मीन्स कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उदय कैसे हुआ, कैसे वो कैमरलिज्म से स्टार्ट होकर के, या फिर हमारा ठीक है किस तरीके से ये जर्मनी में किस तरीके से आया। फिर देन उसके बाद हैमिल्टन ने जो बुक लिखी फेडरलिस्ट, और उसके बाद वुडरो विल्सन के नेतृत्व में किस तरीके से यूएसए में एज ए एकेडमिक डिसिप्लिन बना ना वहाँ पे। अब इसमें निकोलस हेनरी ने 5 पैराडाइम्स दिए और साथ साथ में हमारे वुडरो विल्सन ने भी 5 पैराडाइम दिए। हम इसके बारे में भी अपने वन बाय वन वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों की स्टडी आप लोग देखिए कि किस तरीके से अच्छे से होने वाली है, कि आप लोगों को हर एक टॉपिक पे वीडियो मिलेगी। और जस्ट जो आप पढ़ें बस वीडियो देखिए और अपना बस बुक उठाइए, जो बुक बताएंगे बस करिए, और क्वेश्चन पेपर करना है आप लोगों को, बस इतना ध्यान में रखना है। अभी देन हम एक ग्लोबलाइजेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एक ग्लोबलाइजेशन का किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा, कि आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि रीज़न क्या थे। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इम्पोर्टेंस को इम्पोर्टेंट कैसे हुआ, उसके बिहाइंड रीज़न क्या थे, आप लोगों के देखने की ज़रूरत है। अब इसमें पैराडाइम शिफ्ट हुआ फ्रॉम गवर्नेंस टू, ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नेंस शिफ्ट हुआ। अब किस तरीके से एनपीएम की यहाँ पे बात आएगी, जो कि किस तरीके से इम्पोर्टेंस होगा। फिर दिन हमारा जो आता है प्रिंसिपल पे बेस होगा। अभी अभी गाइस देखिए, फर्स्ट यूनिट ही है। अब सेकंड क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। अब इसमें ठीक है ना, अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन की अपनी डेफिनेशन होगी, इसमें आपको किस तरीके से कौन से थिंकर्स ने क्या डेफिनेशन दिया गया है आपको पता होना चाहिए। निकोलस हेनरी ने 6 to 7 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, आपको पता होना चाहिए। गुलिक ने 4 पीस दिए हैं, आपको जस्ट उसको रिमेंबर आपको होना चाहिए। तो आप लोगों को ट्रिक, आपको निमोनिक्स यहाँ पे बताया जाएगा। और फिर हैरार्की में कौन कौन से हैरार्की में हेनरी फ्योल ने क्या कहा, अर्ल लाथम ने क्या कहा है, और इसमें एल डी वाइट का ठीक है कोरस्पोंडेंस जो हमारे उन्होंने प्रिंसिपल दिया, इसने उर्विक ने, उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, हर चीज़ यहाँ पे डिस्कशन
होगी। और साथ में हेनरी फ्योल का गैंग प्लैंक आया, गैंग प्लैंक किस तरीके से उसको डिफाइन किया जाएगा, वहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं, वहाँ पे डिस्कशन यहाँ पे होगा गाइस। और थर्ड कोऑर्डिनेशन, अब कोऑर्डिनेशन में मोनेरेली, कोऑर्डिनेशन में आपका हेनरी फ्योल, किस तरीके से ये सब एक अलग उसमें किस तरीके से थ्योरी देते हैं, टेरी क्या कहते हैं, मिलेट क्या कहते हैं, आपको हर चीज़ इसमें बताई जाएगी। यूनिटी ऑफ कमांड, अब यूनिटी ऑफ कमांड में किस थिंकर ने क्या कहा, यूनिटी ऑफ कमांड की क्या आपका ठीक है कि उसकी थ्योरी क्या है, क्या उसके मेरिट है, क्या उसकी डिमेरिट है, आपको यहाँ पे डिस्कस होगा। अब साथ में अथॉरिटी है, पावर है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स अथॉरिटी एंड पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें दो मेन थिंकर हमारे आते हैं, एक हमारा है एक फॉर्मल अथॉरिटी है, सेकंड क्या बोल सकते हैं आप, इनफॉर्मल अथॉरिटी बोल सकते हैं, सेकंड को ठीक है आप एक स्वीकृत सिद्धांत उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। और फर्स्ट को आप हिंदी में अगर देखिए तो उसको बोलते हैं ठीक है, जब फॉर्मल थ्योरी और एस्थेटिक मीन्स ऐसे कुछ बोलते हैं इसमें, तो उसको आपको देखना है। ओके, फिर देन आपका आता है डेलीगेशन। डेलीगेशन में क्या है, डेलीगेशन की प्रिंसिपल क्या है, डेलीगेशन की मेरिट क्या है, डेलीगेशन की डिमेरिट क्या है, और डेलीगेशन के बारे में फॉलेट ने क्या कहा है, इंपॉर्टेंट है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। और पहले यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब यहाँ से इस प्रिंसिपल से भी क्वेश्चन पूछने लगे हैं, जिसमें इसमें फैसलर का थ्योरी दे देगा। फैसलर ने क्या कहा है आपको पता होना चाहिए, मैकफार्लैंड ने क्या कहा है आपको पता होना चाहिए, और सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन एल्डिहाइड के द्वारा, ठीक है, एंडी फ्योल ने इसके बारे में क्या बताया है आपको, इसके बारे में यहाँ पे हर एक वीडियो आपको जो आएगी तो आप देखिए किस तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है किस तरीके से एक ठीक है ना, एक अच्छी तरीके से होगी। आप लोग इस चीज़ से लेकर के आप बेफिक्र रहिए। फिर लाइन स्टाफ एंड ऑक्सिलरी एजेंसी, अब लाइन एजेंसीज क्या हैं, ठीक है ना, ऑक्सिलरी एजेंसीज क्या हैं, स्टाफ एजेंसीज क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से ठीक है हमारे और गवर्नमेंट के कौन कौन से हमारे ठीक है और रेगुलेटरी अथॉरिटी है या फिर जो भी है ठीक है, या फिर कौन कौन से हमारे इसमें डिपार्टमेंट आते हैं आप लोगों के बताएंगे। और साथ साथ में आपको एलडीवाई की डेफिनेशन है, और आपकी लाइन क्या वर्क करती है, स्टाफ क्या वर्क करता है, एग्जुलेशन आपके ऑक्सिलरी एजेंसीज क्या वर्क करती हैं। लीडरशिप एंड सुपरविजन, लीडरशिप में आपको बताया जाएगा, मीन्स की लीडरशिप में मिलेट का क्या है इसमें है, लीडरशिप की जितने भी हमारी थ्योरीज हैं ना, तो चाहे ट्रेड थ्योरी हो चाहे हमारे बिहेवियरल हो, मतलब जितनी भी हमारे इसमें थ्योरी हैं हर सभी थ्योरी को, सिचुएशनल थ्योरी है सभी को डिफाइन किया जाएगा। ओके, और यहाँ पे साथ साथ में आपको ठीक है एक एक वीडियो इस पे आएगी, तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। और साथ साथ में मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करूँगा, इससे क्या होगा जो हिंदी वाले स्टूडेंट है ना उनको दिक्कत हो, और इंग्लिश वाले हैं ठीक है उनको भी कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन आपका कंटेंट आपका इंग्लिश में रहेगा। और बट हाँ मैं समझाऊंगा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स। ओके, अब डिसीजन मेकिंग में आप लोगों सबको पता है कि डिसीजन मेकिंग के जब बात आती है, डिसीजन मेकिंग की बात आएगी तो हमारे दिमाग में हमारे थॉट में कौन आता सबसे पहले, तो हमारे सबसे पहले हमारे साथ आते हैं हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने किस तरीके डिसीजन मेकिंग अप्रोच दिया, उन्होंने कौन कौन से स्टेप बताए, उसमें जिम मार्च ने कौन से स्टेप जोड़े, और साथ साथ में ठीक है ना उसमें फैक्ट क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, जस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन मिलेट के 7th उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स दी, वो पता होना चाहिए आप लोगों को। आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा होता है, उसमें कौन सा ठीक है ना किस तरीके से कितने टाइप्स होते हैं, आप लोगों को बस हर चीज़ यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। फिर थर्ड हमारे इसी में है फर्स्ट यूनिट में ही मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स क्या है कि आपको पर्सनल से रिलेटेड आपको यहाँ पे ठीक है उसकी मीनिंग उसके नेचर एंड स्कोप को बताया जाएगा। ओके, और फिर इसमें बात आती है कि क्लासिफिकेशन एंड रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग प्रमोशन, ठीक है आप लोगों को क्लासिफिकेशन किस तरीके से क्लासिफिकेशन की गई है, इंडिया में किस तरीके से क्लासिफिकेशन है, किस तरीके से रिक्रूटमेंट अपनाया जाता है, ट्रेनिंग का क्या क्या प्रोसीजर है, और इनफॉर्मल ट्रेनिंग ठीक है इसमें हमारे ठीक है इनफॉर्मल ट्रेनिंग के बाद आपका फॉर्मल ट्रेनिंग सबको बताया जाए। इसमें इसमें हमारे एडी गोरवाला की रिपोर्ट भी आती है, तो उन्होंने कौन सी ट्रेनिंग की बातें की थी आपको जस्ट आपको सब कुछ बताया जाए। सर्विस कंडीशंस क्या है, डिसिप्लिन कौन कौन से हैं, कौन कौन से डिसिप्लिन के थ्रू यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, आपको ये बताया जाएगा कि डिसिप्लिन इंडिया 2014 में जो भी आपका ठीक है ना एक चेंजेस आए किस तरीके से चेंजेस आए, क्या चेंजेस आए,
सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी क्या होती है, एनोनिमिटी क्या होती है, आपको बताया जाएगा। और साथ साथ में जो न्यू टॉपिक्स में इंट्रोड्यूस्ड हुआ है वो है प्रोफेशनल्स एसोसिएशन यानी यूनियनिज्म। मीन्स कि किस तरीके से जो एसोसिएशन का रोल किस तरीके से हमारे गवर्नमेंट में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ने लगा है, उसके पीछे बिहाइंड रीजन क्या थे, या यूएसए में किस तरीके से एसोसिएशन पे बात हुई, या हमारे फ्रांस में किस तरीके से बात हुई, आपको यहाँ पे ये चीज़ भी डिफाइन किया जाएगा। और गाइस, और सेकंड और यूनिट आता है, यूनिट सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट में अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे अप्रोचेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, कुछ उसके बारे में बताएंगे। फिर आपका कौटिल्य, कौटिल्य इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य में अब बहुत सभी लोगों को नहीं पता होते कौटिल्य में क्या पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चन है, तो सबको इतना ज़्यादा पढ़ जाते हैं कि मेन चीज़ पढ़ना ही भूल जाते हैं। जैसे कौटिल्य में जो मिनिस्ट्रियल हायरार्की है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुट होते हैं, उसे करप्शन से क्वेश्चन पुट हो जाते हैं। और साथ साथ में उन्होंने ठीक है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड क्या बोला है, उन्होंने अपने ठीक है उन्होंने करप्शन से रिलेटेड क्या बोला है, आपको पता होना चाहिए। क्या उन्होंने ठीक है एक हमारे सप्तांग थ्योरी जो है उससे रिलेटेड, मंडल थ्योरी, आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ हर एक पॉइंट पे आपको अच्छी वीडियो मिलेगी और आप लोग इस चीज़ से आप लोग बेफिक्र रहिए। फिर एफ डब्ल्यू टेलर किस, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को किस तरीके से उन्होंने बढ़ावा दिया, किसने कॉइन किया, आप उन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए, आपको हर चीज़ उन्होंने, या जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे एफ.डब्ल्यू. टेलर में कि उन्होंने क्या कहा है कि एक जो अच्छा फोरमैन होता है उसके क्या 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 होने चाहिए, गुण क्या होने चाहिए ना, तो किस तरीके से उसमें ठीक है क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो हर एक क्वालिटीज़ पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो आप लोगों को कहीं से भी क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग वहाँ पे स्ट्राइक आराम अच्छे से कर जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो फंक्शनल फोरमैनशिप दिया, फिर फंक्शनल फोरमैनशिप में उन्होंने प्लानिंग बॉश और ये सब उन्होंने जो दिया, हम हर एक बारे में डिस्कशन हुआ यहाँ पे अच्छे से करेंगे। अब हेनरी फ्योल आते हैं। हेनरी फ्योल ने 14th प्रिंसिपल दिए। हेनरी फ्योल ने कोऑर्डिनेशन पे क्या बोला, अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ ठीक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्कशन किया, तो वहाँ पे हमने बताया है कि उन्होंने कि किस थिंकर ने किस प्रिंसिपल पे क्या बोला है, आप लोगों को यहाँ पे आकर के अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। मैक्स वेबर आते हैं। मैक्स वेबर ने किस तरीके से अथॉरिटी को डिफाइन किया, पावर को डिफाइन किया, किस तरीके से उन्होंने ठीक है हमारा एक ब्यूरोक्रेसी पे किस तरीके से उनका डिस्कशन था, उनका थॉट था, उसको हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। लूथर गुलिक आते हैं, और उर्विक आते हैं। ह्यूमन रिलेशन एल्टन मेयो ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स किए, क्या क्या एक्सपेरिमेंट का क्या कंक्लूजन रहा एक्सपेरिमेंट, और क्या होना चाहिए था, आपको क्या एक्सपेरिमेंट क्या हायरार्की है, ठीक है ना, इस तरीके से आपको हर चीज़ डिस्कशन की जाएगी। मार्केट हमारे आते हैं फोलेट क्या कहते हैं, कि मेरी पार्कर फोलेट, वो क्या कहती हैं, डेलीगेशन के बारे में उनका थॉट क्या है, सुपरविजन के बारे में उनका थॉट क्या है, लीडरशिप के बारे में उनका थॉट क्या है, आपको हर चीज़ में बताया जाएगा। चेस्टर बर्नार्ड, अब चेस्टर इरविंग बर्नार्ड आते हैं। चेस्टर इरविंग बर्नार्ड ने क्या बोला है, आप लोगों को हर चीज़ यहाँ पे, चाहे उन्होंने एग्जीक्यूटिव के बारे में बोला हो, चाहे उन्होंने कम्युनिकेशन के बारे में बोला हो, चाहे उन्होंने ठीक है हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी इन्होंने बात की थी। और हर्बर्ट साइमन आते हैं। हर्बर्ट साइमन डिसीजन मेकिंग के भी, रैशनल चॉइस से बाउंडेड रैशनलिटी वगैरह, इन्होंने जितने भी अपने पॉइंट्स दिए हैं सभी का डिस्कशन होगा। ओके, अब्राहम मैस्लो आते हैं, और फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग, डगलस मैकग्रेगर, ठीक है, इन्होंने जिस तरीके से मैस्लो की हायरार्की होगी, हर्ट्ज़बर्ग की जो हमारे ठीक है उन्होंने 2 टाइप्स ऑफ नीड्स के बारे में डिस्कशन किया, डगलस मैकग्रेगर, ठीक है, यहाँ पे सभी की डिस्कशन यहाँ पे होगा। सो गाइस, क्रिस आर्गेरिस ने क्या क्या उन्होंने ठीक है मेच्योरिटी इमेच्योरिटी, और साथ साथ में बस उन्होंने इतना ही नहीं दिया कि मेच्योरिटी इमेच्योरिटी दे, उन्होंने जब आप वो थिंकर के बारे में आप डीपली नॉलेज पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा कि उन्होंने इवन के हर सभी फील्ड में उन्होंने एक न्यू एरा में आकर के उन्होंने किस तरीके से अप्रोच दिखाया, ठीक है। रेंसिड लाइकेट आते हैं। रेंसिड लाइकेट ने भी अच्छी ठीक है और अब उन्होंने भी अपने थॉट्स अच्छे दिए हैं, और इसके बारे में डिस्कशन होगा। ड्वाइट ऑल्डो, फेरल हैटी, रॉबर्ट गोलोमेविस्की, पीटर ड्रकर, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। मिनरल पर्सपेक्टिव किस तरीके से इंपॉर्टेंट हुआ, एनपीए का किस तरीके से, एनपीएस का क्या रोल था, एनपीएस में डेनहार्ट का किस तरीके से रोल था, पोस्ट मॉडर्निज्म का किस तरीके से रोल होगा, इसके बारे में भी अच्छे से डिस्कशन होगा। फिर देन गाइस आती है थर्ड यूनिट हमारी। थर्ड यूनिट में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन।
इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इवोल्यूशन एंशियंट मुगल एंड ब्रिटिश पीरियड किस तरीके से इवोल्यूशन होता है, कहाँ पे एंशियंट टाइम पे किस तरीके से इवोल्यूशन होता है, और फिर देन उसके बाद आफ्टर द वैदिक पीरियड, आफ्टर द एंशियंट पीरियड मुगल में क्या होता है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वहाँ की हायरार्की क्या होती है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे हायरार्कियल क्वेश्चन पूछते हैं, मैच द कॉलम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो मुगल क्या होगा, ब्रिटिश पीरियड में किस तरीके से आपको, ठीक है, वो तो पढ़ना ही है आपको, यूनियन गवर्नमेंट आप स्टार्ट करेंगे तो आपको ये चीज़ तो स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और आपको फिर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन फ्रेमवर्क, अब कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन फ्रेमवर्क क्या है, अब किस तरीके से फ्रेमवर्क स्टार्ट होता है, किस तरीके से पार्लियामेंट्री एंड फेडरल फीचर, किस तरीके से आपका एक पार्लियामेंट्री फीचर क्या होता है, फेडरल फीचर क्या होता है, दोनों को कंबाइन, ठीक है, स्टडी करेंगे, दोनों का, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों के बारे में आप अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। फिर यूनियन गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट हमें पता ही है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट कमिटीज, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एंड पीएमओ, इलेक्शन कमीशंस, इलेक्टोरल रिफॉर्म किस तरीके से कितनी कमेटी बनी, और किस तरीके से इलेक्टोरल रिफॉर्म में कौन की क्या क्या बेस तैयार हुआ, आपको पता होना चाहिए। यूनियन स्टेट रिलेशन भी आपको, हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यहाँ पे अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और इस तरीके से यूनियन एंड स्टेट रिलेशन के बारे में भी डिस्कशन होता है। और क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बस यूनियन स्टेट रिलेशन में उसकी, जैसे आप सबको पता है कि उसके थ्री बेस्ड ऑफ रिलेशन होता है, ठीक है ना, लेकिन अब उसमें आपको आर्टिकल्स पूछ लेंगे, उसमें आपको पूछ लेंगे जो हमारे जो टैक्सेस लगते हैं, टैक्सेस कौन से आर्टिकल में किस थ्रू, जैसे 268 ए, ठीक है, 271, 275, 282, आपसे ये सब इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कहता है ये आर्टिकल, आप लोग हर एक सभी कुछ डिस्कशन यहाँ पे हम करेंगे। अब अकाउंटेबिलिटी क्या है, लेजिस्लेटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है, आपको पता होना चाहिए। मतलब इसमें ये है कि अकाउंटेबिलिटी जो है, लेजिस्लेटिव की क्या है, एग्जीक्यूटिव की क्या है, जुडिशरी क्या है, मतलब तीनों जो हमारे ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट हैं, उन तीनों की क्या क्या अकाउंटेबिलिटी है। ओके, अब सिटीजन ग्रीवेंसेस, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है कि लोकपाल, ओके, लोकायुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इशू एरियाज, पॉलिटिशियन एंड सिविल सर्वेंट रिलेशंस, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट, डिबेट एंड कॉम्बैटिंग करप्शंस। अब मतलब अब इसमें आप लोगों को हर एक यहाँ से क्वेश्चन क्या बचे जाता, क्या करते हैं, लोकपाल पढ़ लेते हैं, लोकायुक्त पढ़ लेते हैं, सीबीसी पढ़ लेंगे, सीबीआई पढ़ लेंगे, ठीक है ना, पॉलिटिकल रिलेशन पढ़ लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोग क्या मिस कर जाते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को मिस कर जाते हैं, और साथ साथ में जो भी इशू एरियाज हैं उसको मिस कर जाते हैं, और इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं, ठीक है, उनके एक या दो क्वेश्चन से कभी नेट रह जाता है तो कभी जेआरएफ रह जाता है। अब यहाँ पे सिविल सर्विसेज, अब सिविल सर्विसेज में आपको सभी चीज़ पढ़नी है, चाहे उसकी क्लासिफिकेशन हो, ऑल इंडिया सर्विसेज हो, सेंट्रल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, रिक्रूटमेंट किस तरीके से होती हैं, उसकी एजेंसीज कौन सी हैं, यूपीएससी किस तरीके से वर्क करती है, और एसपीएससी किस तरीके से वर्क करती है, और साथ साथ में जो हमारा जो है कंबाइंड, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन भी होता है, उसका भी वर्क किस तरीके से होता है, उसका टेन्योर किस तरीके से होता है ना, और साथ साथ में उसके आर्टिकल्स कौन से होते हैं, कौन सा आर्टिकल किसको डिफाइन करता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये भी चीज़ भी डिस्कशन होगा। तो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स, अब सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग किस तरीके से की जाए, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के पीछे बिहाइंड द रीज़न क्या थे, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द बिहाइंड ऑफ द सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपका, ठीक है, अब है आप प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग और प्लानिंग कमीशंस, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, एनडीसी, नीति आयोग, स्टेट प्लानिंग कमीशन, बोर्ड्स, प्लानिंग डिपार्टमेंट्स। अब लोग इस सब चीज़ों को क्या करते हैं, स्किप कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मीकांत में सब चीज़ें डिटेल्ड नहीं दिया गया है, ठीक है, और आप तो लोग बस जस्ट लक्ष्मीकांत को रीड आउट करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, जस्ट एग्जाम देने चले जाते हैं। लेकिन इससे आपका 100% आपका रिजल्ट नहीं आ सकता, मीन्स 100% या आप 68 67 जेआरएफ की कट ऑफ जाती है आजकल, तो 68 पहुंचने में भी बहुत हालत ख़राब हो जाती है।
अब जुडिशरी क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी किस तरीके से रोल अपना करती है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है, हाई कोर्ट क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या है, पीआईएल किस तरीके से होता है, जुडिशियल रिफॉर्म क्या है। अब इसके साथ साथ में आपको ये चीज़ तो पता होगी ही, लेकिन आपको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके रिफॉर्म्स और साथ साथ में उसकी कमिटीज़, रिफॉर्म में कमिटीज़ आ जाती हैं, कौन सी कमेटी कब आई, कौन सी डेट में आई, प्रकाश सिंह कमेटी क्या थी, उसकी जो 6th और 7th जो उसके पॉइंट्स दे गए तो उस पॉइंट्स में क्या डिस्कशन किया गया था, आपको यहाँ से भी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने लगे हैं आजकल। पहले था कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इतना नहीं होता था, लेकिन अब आज के टाइम पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने लगे हैं। ओके, अब ई गवर्नेंस क्या है, इनिशिएटिव कैसे लिया गया है एक इंडियन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना। तो इसको जैसे कि हमारे बहुत सारे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आते हैं, उसको जब हमारे हमारे जो लास्ट यूनिट जो रहेगी, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी की, वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। वैसे पब्लिक पॉलिसी लास्ट यूनिट नहीं है, लेकिन पब्लिक पॉलिसी की जब यूनिट आएगी तो वहाँ पे भी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और 1 बाय 1, ठीक है, वीडियो आपके लिए आएगी, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। यूनिट 4 में स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट आता है। इसमें स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट में किस तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर काम करता है, गवर्नर का रोल क्या है, गवर्नर क्या फंक्शन है, क्या चीफ मिनिस्टर्स के क्या रोल हैं, क्या उसके पावर्स हैं, क्या उसके फंक्शंस हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस तरीके से काम करती है, और किस तरीके से आपको यहाँ पे बस इतना ही नहीं, आप लोग कंपैरेटिव स्टडी होगी। मतलब कि अगर आप यूनियन गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट साथ साथ में आपका चलता रहेगा। मीन जैसे कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजन होती है कि सीएम का रोल किस तरीके से होगा तो पीएम का रोल किस तरीके से होगा, स्टेट में किस तरीके से काउंसिल मिनिस्टर काम करेंगे तो सेंट्रल में किस तरीके से काम करेंगे, स्टेट में, ठीक है, हमारे जो चीफ सेक्रेटरी किस तरीके से काम करेंगे, सेंट्रल में कैबिनेट सेक्रेटरी किस तरीके से काम करेंगे ना। तो बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ डिस्कशन अच्छे से हो जाएगा। अब फिर बाकी ये है कि रोल एंड फंक्शन ऑफ चीफ सेक्रेटरी किस तरीके से, स्टेट सेक्रेटेरिएट, जो हमारे डायरेक्टोरेट्स होते हैं, ठीक है, या में कमिश्नरेट क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट एंड इवोल्यूशन किस तरीके से आया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसके पावर एंड फंक्शंस, चेंजिंग रोल्स, ठीक है, हम हर एक चीज़ के बारे में डिस्कशन वहाँ पे होने वाला है। अब हमारा, ठीक है, डीआरडीए का रोल किस तरीके से है, डीआरडीए के बारे में सेकंड डीआरसी ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, फर्स्ट डीआरसी ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ओके, अब इवोल्यूशन ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, अब किस तरीके से इवोल्यूशन होता है लोकल गवर्नमेंट का हमारे इंडिया में, उसमें बहुत सारी कमेटीज आ जाएंगी, चाहे बलवंत राय मेहता कमेटी हो, अशोक मेहता कमेटी हो, एल एम सिंघवी हो, गाडगिल कमेटी हो, सभी कमिटीज़ का यहाँ पे डिस्कशन होगा। अब लोकल गवर्नमेंट्स क्या है, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, किस तरीके से 74th अमेंडमेंट है, किस तरीके से, क्या उसके पीछे रीजन थे, क्या उसमें, ठीक है, प्रोविजंस हैं, कौन से उसमें, ठीक है, हमारे शेड्यूल हैं, कौन से उसमें हमारे आर्टिकल्स आते हैं, सभी के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। ओके, अब इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन का के आर्टिकल क्या है, स्टेट फाइनेंस कमीशन के आर्टिकल्स क्या हैं, आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पे मैं आपको याद करवाऊंगा। और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का रोल क्या है, रूरल गवर्नेंस, ग्राम सभा का रोल क्या है, ग्राम पंचायत का रोल क्या है, ग्राम समिति का क्या रोल है, जिला परिषद किस तरीके से अपना रोल अदा करती है, और फिनांसिंग पीआरआई। अब फिनांस किस तरीके से, जैसे अभी हमने स्टेट फाइनेंस कमीशन पढ़ा, तो उसमें अब पूछ लेंगे कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का किस तरीके से रोल है, क्या स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या वर्क है। अब जो हमारा, ठीक है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एट लोकल लेवल, ठीक है, लोकल लेवल पे किस तरीके से ना, भाई जो मनरेगा है, मनरेगा का क्या रोल है, मनरेगा के साथ साथ में हम बहुत सारी जो हमारी पॉलिसी प्रोग्राम्स हैं उसको भी हम मिस कर जाते हैं, क्योंकि जस्ट हम मनरेगा पढ़ जाते हैं, क्या पता मनरेगा से ही क्वेश्चन ना पूछे, किसी और से क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए आपको पॉलिसी प्रोग्राम के बारे में भी आपको अवेयर होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंस पॉलिसी की लिस्ट प्रोवाइड करूँगा। ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है ना, किस तरीके से म्यूनसिपल काउंसिल किस तरीके से रोल अपना करती है, नगर पंचायत, मेट्रोपॉलिटन गवर्नेंस, सोर्स ऑफ फिनांस क्या क्या है, ठीक है ना, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट एंड अमृत सिटीज़ क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन राइज होता है। अब गाइस हमारे आती है यूनिट 5 आती है कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट्स, इसके नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक
एडमिनिस्ट्रेशन। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स इन्वायरमेंट, किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट में काम करती है। अप्रोचेस मेथड टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें कुछ इसके मेथड, इसके अप्रोचेस हैं। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, इकोलॉजिकल अप्रोच है। आप बहुत सारे ऐसे अप्रोच हैं जो हम पढ़ के नहीं जाते। मीन्स हम क्या पढ़ के जाते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल पढ़ लेंगे, हम इकोलॉजिकल पढ़ लेते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल मिस करते हैं, बिहेवियरल मिस करते हैं, कंपेरेटिव। ठीक है, हमारे यहाँ पे एक हमारे सिस्टम अप्रोच को हम कहीं ना कहीं आप मिस करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि सिस्टम अप्रोच जो हमारे लक्ष्मीकांत के 4th यूनिट में जो सिस्टम अप्रोच दिया गया है वही सिस्टम अप्रोच है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, आपको थिंकर्स डिफरेंट हो जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं नहीं सब कुछ डेविड ईस्टन ने ही दिया है। सिस्टम अप्रोच की बात आती है, आपके माइंड में क्या आता है, डेविड ईस्टन बस आता है और कोई थिंकर्स आपके माइंड में नहीं आते, लेकिन ऐसा नहीं है। सिस्टम अप्रोच के बारे में जब आप डिटेल्ड स्टडी करेंगे तो आपको पता होना चाहिए नहीं नहीं उसमें भी बहुत सारे थिंकर्स हैं जो कि यहाँ वहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किए गए हैं। ओके गाइस, अब इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, साइलेंट फीचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ यूके है, यूएसए है एंड फ्रांस है, जापान है। अब यूके के बारे में पढ़ेंगे, यूएसए के बारे में पढ़ेंगे, फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे, जापान के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल्ड पढ़ेंगे कि मतलब उसमें सिविल सर्विसेज किस तरीके से आया उसमें। ठीक है, आपका ठीक है एक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करता है और साथ में उसके लोकल गवर्नमेंट किस तरीके से काम करते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब 3 डेवलपमेंट, ठीक है, हमारा आता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब डेवलपमेंट उसके डायमेंशंस क्या थे, डेवलपमेंट एक मॉडर्नाइजेशन के तौर पे कैसे आया, उसके अप्रोचेस क्या हैं, और साथ साथ में एंटी डेवलपमेंट क्या क्या हैं, एसडीजीज क्या क्या हैं। एसडीजी के बारे में हम डिटेल्ड स्टडी भी करेंगे। साथ साथ में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स, सिग्निफिकेंस, इकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेडरिक्स ड्वाइट वर्ल्डो, किस तरीके से इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। यहाँ थिंकर्स नहीं है, लेकिन इनको इसके बारे में पता होना चाहिए किस थिंकर ने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या दिया। मीन्स की इंपॉर्टेंस कौन है, फ्रेडरिक्स, ड्वाइट वर्ल्डो, विडनर। ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और फिर इसमें इमरजेंस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, किस तरीके से इमरजेंस होते हैं, किस तरीके से उसे इम्पैक्ट करते हैं, आपको पता होना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अब हम यहाँ पे और पीपीपी की बात करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किस तरीके से रहा है, और इसमें सीएसआर का रोल क्या है, सीएसआर में क्या क्या चेंजेस हैं, सीएसआर किस चीज़ पे बेस्ड है, सीएसआर का मोटो क्या है, आपको हर चीज़ के बारे में डिस्कशन होगा। अब ह्यूमन एचडीआई के बारे में, एचडीआई में क्या क्या उसके प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल बेस्ड है एचडीआई, 2019 में कौन सी इंडिया कौन से रैंक पे है, 2020 में इंडिया कौन से रैंक पे है। यहाँ पे मैंने क्या कहा, हर एक टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। और इतना टाइम हमारे पास बचा है कि हम अगर सभी टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे तो हमारा ठीक है 2-3 मंथ में हमारा आराम से कवर हो जाएगा। अब हमारे 6th यूनिट आती है इकोनॉमिक एंड ठीक है फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब इकोनॉमिक एंड फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में इकोनॉमिक पॉलिसीज मिक्स्ड इकोनॉमिक टू लिव एलपीजी की हम बात करेंगे। इसमें एनईपी में क्वेश्चन आपको ज़्यादातर 1956, 1977, 1982, 1991 यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्या क्या थी सिंस इंडिपेंडेंस के पहले, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद, और साथ साथ में किस तरीके से ग्रोथ हुआ इनका, ठीक है, एक एंटरप्राइजेस किस तरीके से ग्रोथ हुआ, आपको बस ये पता होना चाहिए। और साथ साथ में आपको यही बस नहीं पता है, आपको इस साल बजट में या उसके नेक्स्ट या प्रीवियस ईयर बजट में क्या प्रोविजंस थे, किस चीज़ पे बेस्ड था, आपको हर एक के बारे में डिस्कशन यहाँ पे किया जाएगा। अब प्रॉब्लम ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ऑटोनॉमी एंड डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज किस तरीके से काम करती है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है और किस तरीके से हम उसके एक एज ए सिंपल लैंग्वेज, एज ए लेमन लैंग्वेज में किस तरीके से हम समझेंगे, आपको डिस्कशन हो जाएगा। फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक फिनांस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस ऑफ फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बजट, प्रिंसिपल ऑफ बजट, सिग्निफिकेंस, उसके क्या प्रोसेस होते हैं, किस तरीके से बजट एक प्रिपेयर होता है, और टाइप्स ऑफ बजट क्या है, पीपीबीएस की बात करेंगे, परफॉर्मेंस बजट, जीरो बेस्ड बजट, जेंडर बजट आजकल ज़्यादा पूछने लगा है, और फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफआरबीएमए की हम बात करेंगे, एफआरबीएमए में किस तरीके से होता है, और सनसेट लेजिस्लेशन की बात यहाँ पे करेंगे। अब फेडरलिज्म, यूनियन स्टेट, ठीक है, किस तरीके से हमारा ठीक है फेडरलिज्म होता है, और फिनांस कमीशन का रोल क्या है, ना कैग का रोल क्या है, टैक्सेशन पॉलिसीज क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हैं,
प्रोग्रेसिव हमारे टैक्सेशन क्या होता है, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन क्या होता है, कौन सी कमेटी आई, कौन सी कमेटी ने किस चीज़ को रिकमेंड किया, एल के झा कमेटी ने किसको रिकमेंड किया, चैलिया कमेटी ने किसको रिकमेंड किया, हर चीज़ के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन आपका होगा। ठीक है। 7th हमारा यूनिट आती है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस एंड सोशल चेंज, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और साथ साथ में हमारा जो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओस हैं, सिविल सोसाइटी, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, एससी एसटी के लिए क्या क्या, ओबीसी के लिए, वुमेंस के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, एज्ड, डिफरेंटली एबल्ड, इसके बारे में भी हमारा डिटेल डिस्कशन होगा। हम इसके साथ साथ में जैसे अगर हम फिनांस कमीशन कर रहे हैं, फिनांस वाला अगर हम यूनिट कर रहे हैं तो उसमें हम फिनांस कमीशन को पढ़ेंगे। इसको कर रहे हैं तो इसमें हम सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन और हम जितनी मिनिस्ट्रीज हैं ऑलमोस्ट जो पूछी जाती हैं सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अब डिजास्टर मैनेजमेंट टाइप्स क्या होते हैं, किस तरह के डिजास्टर मैनेजमेंट आते हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट के साइकिल क्या होता है कि डिजास्टर, और साथ साथ में रोल ऑफ उसका स्टेट क्या है और नॉन स्टेट एक्टर्स किस तरीके से रोल करते हैं, इसमें एनडीएमए का रोल क्या है। ठीक है ना, सभी का रोल इसमें, चाहे हमारे 2015 में, ठीक है, जो भी हमारा आया, ठीक है, डीडीएस आया, ठीक है, और साथ साथ में हमारा, ठीक है, इस तरीके के एजेंडे के बारे में भी हम इसमें डिस्कशन करेंगे। और साथ सेंडाई फ्रेमवर्क था, उससे पहले सेंडाई फ्रेमवर्क क्या था, सेंडाई फ्रेमवर्क क्यों आया और उसके पीछे बिहाइंड रीजन क्या थे, सभी के बारे में डिटेल स्टडी यहाँ पे होगी। यूनिट 8 पब्लिक पॉलिसी। अभी हम पब्लिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं, कौन सी पब्लिक, कौन से प्रोग्राम, कौन सी पॉलिसीज आती हैं, आपको सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब नेचर स्कोप क्या है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, पब्लिक पॉलिसी कैसे किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, और साथ साथ में हमारे अप्रोचेस अप्रोचेज ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हो गया, इसमें हमारा चाहे गेम थ्योरी हो, चाहे हमारा, ठीक है, ग्रुप थ्योरी हो, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हो, ठीक है, रैशनल चॉइस हो, सभी तरीके से अप्रोच यहाँ पे पूछ लेते हैं। तो हम हर एक सभी अप्रोच के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसके थिंकर किसको, कौन से प्रोपोनेंट कौन से थ्योरी के हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन यहाँ पे होगा। अब थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ पॉलिसी साइंस, उसमें हेरल्ड लासवेल का किस तरीके से है, लिंडब्लोम, यस्कुल ड्रोअर, इन्होंने किस तरीके से किया, किस तरीके से इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अब इंस्टीट्यूशन, ठीक है, हमारे पॉलिसी साइंस, इसमें हम एम्पिरिकल स्टडी करेंगे, नॉर्मेटिव, रेट्रोस्पेक्टिव, पर्सपेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव पॉलिसीज को भी यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे। अब इसमें सिविल सोसाइटी का रोल क्या है, इसमें हमारे प्रेशर ग्रुप का रोल क्या है, मतलब इसमें डायरेक्ट कहा जाता है फॉर्मल अथॉरिटी किस तरीके से रोल करती है, इनफॉर्मल अथॉरिटी किस तरीके से रोल करती है, आपको बस जस्ट पता होना चाहिए। और 9th हमारी यूनिट आता है गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस, मीन्स इसमें एंशियंट, ठीक है, डिसोर्सेज जो कौटिल्य, प्लेटो, एरिस्टोटल, ठीक है, किस तरीके से इन्होंने गुड गवर्नेंस के बारे में बोला है, उसके एलिमेंट क्या दिए गए हैं, इसमें जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का किस तरीके से रोल रहा है, क्या उन्होंने इसको इम्पैक्टफुल बनाया है या नहीं बनाया। वर्ल्ड बैंक, IMF या WTO, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके बारे में हम एक ऑर्गेनाइजेशनल वीडियो भी हमारी आएगी इस चीज़ पे। और पब्लिक चॉइस थ्योरी, PCT का रोल किस तरीके से है, UNDP का रोल क्या है, यहाँ पे NPM हो गया, पब्लिक वैल्यू थ्योरी हो गई, यहाँ पे साथ साथ में गवर्नेंस एंड पब्लिक गवर्नेंस किस तरीके से अलग होती है। अब नेटवर्किंग, यहाँ नेटवर्किंग से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, पिछली बार ही मैंने कुछ 2 से 3 क्वेश्चन मैंने देखा जो नेटवर्किंग से रिलेटेड थे, नेटवर्किंग एक कोलैबोरेटिव गवर्नेंस किस तरीके से था। अब यहाँ पे, ठीक है, नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाने लगा है क्योंकि अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाने लगे हैं। ओके, यहाँ पे जेंडर का, ठीक है, रोल किस तरीके से होता है, डिजिटल डिवाइड में क्या है, डिजिटल डिवाइड में, ठीक है ना, हमारे, ठीक है, यहाँ पे थिंकर पूछ लेंगे, कौन से थिंकर ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है, पैट्रिक डैनले भी पूछ लेते हैं कि उन्होंने कि बस जस्ट किया डिजिटल डिवाइड ही दिया, उन्होंने 4 से 5 प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कि आप लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन से उन्होंने दिया था। अब सिटीजन एंड गवर्नेंस में सिविल सोसाइटी का रोल क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, सिटीजन पार्टिसिपेशन क्या है, उसमें RTI का रोल क्या है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और NIC में को क्या चेंजेस आए, क्या उसके टेन्योर रहे थे, NIC के जो कमिश्नर हैं, क्या वो किस चीज़ से बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, आपको एक्चुअल में आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ से
आ जाएगी। एथिक्स क्या है एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से है, क्या बस पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, गवर्नमेंट की क्या अकाउंटेबिलिटी है लोगों के लिए, और लोगों की क्या अकाउंटेबिलिटी है गवर्नमेंट के लिए, क्या रूल ऑफ लॉ किस तरीके से फॉलो होगा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, ठीक है, और साथ साथ में आपका, ठीक है, एक सोसाइटी, एक एथिकल फाउंडेशन भी आपका होना चाहिए। अब यूनिट 10 हम रिसर्च मैथोडोलॉजी की बात करेंगे, उसमें सोशल साइंस रिसर्च से रिलेटेड बातें होंगी, इसमें मीनिंग, उसके सिग्निफिकेंस, उसके डिस्टिंक्शन बिटवीन मैथोडोलॉजी एंड मेथड, मैथोडोलॉजी के में क्या और मेथड में क्या आपको डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। फैक्ट एंड वैल्यू किस तरीके से एक रिसर्च में काम करते हैं, रिसर्च में आपके रिसर्च के टाइप्स, रिसर्च डिज़ाइन, सैम्पलिंग, और एक, ठीक है, आपके डाटा कलेक्शन के क्या क्या मेथड्स हैं, आपको हर चीज़ के बारे में डिस्कशन होगा। उसकी क्या रिपोर्ट राइटिंग क्या है, क्या एसपीएसएस किस तरीके से काम करती है, और लास्ट में हमारे, ठीक है, आता है किसमें, एथिक्स। ओके, अब इसमें यूज कंप्यूटर के किस तरीके से होगा और कंप्यूटर किस तरीके से हेल्प करता है ना, ये तो वहाँ पे एथिक्स का भी रोल यहाँ पे आ जाता है। सो गाइस, ये हमारा, ठीक है, आज का डिस्कशन ओवर होता है, और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिटेल्ड और सिस्टमेटिक आपका इवोल्यूशन था, और इससे आपको पता चलता है कि हाँ, वन बाय अगर हमने सिलेबस डिस्कशन कर लिया, तो हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम अपने स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और धीरे धीरे आप देखिएगा कि 1 to 2 मंथ में आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। और साथ साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का सेट बनाएंगे, और 4 या 5 दिन में एक पेपर को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है गाइज, सो थैंक यू सो मच, चैनल के साथ बने रहिए।